हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और घर पे रह के अच्छे से अपना काम कर रहे होंगे। जैसे कल हमने एपी का चैप्टर स्टार्ट किया था, आज उसी चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आगे कंटिन्यू करने से पहले थोड़ा कल वाला सिलेबस रिवाइज करते हैं, कल वाला चैप्टर थोड़ा रिवाइज करते हैं ताकि आगे हमको मदद मिले इससे। तो जैसे कि कल करवाया था एपी क्या होती है कि ऐसी सीरीज होती है जिसकी जो टर्म्स होती हैं, जिसकी जो जैसे मैंने कुछ ये एक सीरीज होती है, नंबर की सीरीज होती है। जैसे कोई भी कलेक्शन है, इसमें एपी में क्या होती है, नंबर की कलेक्शन होती है। बट कैसी कलेक्शन होती है, जो भी इसकी टर्म होती है, जो भी इसके पद होते हैं, उनके बीच में जो डिफरेंस होता है, अंतर होता है, वो इक्वल होता है। जैसे मैं कुछ लिखता हूँ 5, 10, 15, 20, ये मैंने एक सीरीज लिख दी। एक नंबर की ये सीरीज है 5, 10, 15 और 20, 5, 10, 15 और 20, ये सीरीज लिखी है। यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है हमारे को कि यहाँ पे +5 का डिफरेंस है, यहाँ पे +5, यहाँ पे +5। तो जो इसकी ये टर्म है, जो भी इसमें एपी में जो हमने ये जो डिजिट यूज किए, इनको हम टर्म बोलते हैं। जो भी टर्म है इनके बीच में इक्वल डिफरेंस है। अगर डिफरेंस इक्वल है तो हम उसको क्या बोलते हैं, एपी सीरीज बोलते हैं। एपी मतलब अरिथमेटिक प्रोग्रेशन। हिंदी में इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है समानांतर श्रेणी। समानांतर श्रेणी ऐसे इसको ऐसे बोला जाता है क्योंकि ये इनके बीच का जो डिफरेंस होता है वो इक्वल होता है। इसी के कारण जैसे कोई श्रेणी है, श्रेणी मतलब सीडी होता है। जैसे ये सीडी होती है, इसके जो ये हम इसको जो ये दो टर्म्स है इसकी, इनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यहाँ पे भी जो हमारी सीरीज है उसके बीच में भी जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो इसीलिए इसको हमने श्रेणी बोला। प्रोग्रेशन इंग्लिश में थोड़ा अलग मीनिंग निकल के आता है, हिंदी में थोड़ा अलग। बट जो एक्चुअली आपके सामने क्या है कि जो टर्म्स है इसकी सीरीज की, उनके बीच में जो डिफरेंस है वो इक्वल है। तो यही हमारी सीरीज होती है, एपी सीरीज। तो इसमें आगे हमने पढ़ा था कि जो फर्स्ट टर्म है उसको हम ए से डिनोट करते हैं या A1 से। तो A1 इसमें कितना हो गया, ये हो गया हमारा 5। जो इनके बीच का 2 कंजिटिव मतलब लगातार, जो लगातार दो टर्म है, जैसे फर्स्ट टर्म सेकेंड टर्म, इनके बीच का जो डिफरेंस होता है हमारा, वही हमारा डी होता है। डी मतलब कॉमन डिफरेंस। डी को इसको छोटे डी से, स्मॉल डी से डिनोट करते हैं। और इसको कैसे लिखते हैं, A2 - A1, यानी कि जो दूसरी टर्म है उसमें से पहली टर्म अगर हम माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। डी मतलब कॉमन डिफरेंस, सारा अंतर ये निकल के आ जाएगा। हम ये नहीं है कि ये यहीं से निकल के आ सकता, हम कहीं भी दो लगातार टर्म्स को माइनस कर देंगे, पीछे वाली से आगे वाली टर्म माइनस कर देंगे तो हमारा डी निकल के आ जाएगा। क्योंकि जो डी होता है वो हर जगह पे इक्वल होता है। तो इसका डी हम निकालेंगे। जैसे सेकेंड टर्म होगी 10, उसमें से 5 माइनस करेंगे तो 10 - 5 = 5। तो इसका डी कितना है, 5। अब A1 है और D है। उसके बाद क्या बता था, अगर हमारे पास ये दो चीजें हैं A1 और D, तो हम इस एपी की कौन सी भी जो चाहे मन चाहे वो इसकी टर्म निकाल सकते हैं। 50वीं टर्म निकलवा रहा है हमारे से, वो निकाल देंगे। 10th टर्म निकलवा रहा है, वो निकाल देंगे। 15th टर्म, कुछ भी जो हमारा मन चाहे वो निकाल सकते हैं अगर हमारे पास दो चीजें हैं। क्या क्या, एक तो A और दूसरी चीज है D। अब जैसे हमारे को क्वेश्चन दे कि इसकी 10th टर्म निकालो, A10 को A10 से डिनोट करते हैं, तो A10। इसके लिए मैंने कल बताया था आपको कि जितने नंबर की टर्म निकालनी है, जैसे यहाँ पे 10 नंबर की टर्म निकालनी है, तो उसके लिए क्या करते हैं, एक फॉर्मूला था छोटा, A+ जितने नंबर की टर्म है उससे 1 माइनस करेंगे। अब यहाँ पे 10 है तो इससे 1 माइनस करने में 9 बचेगा और उसको D से मल्टीप्लाई करेंगे। जितने भी नंबर की टर्म निकालनी है A+ उससे एक कम और D के साथ उसके मल्टीप्लाई करेंगे। जैसे मेरे को निकालना है A14 निकालना है। A14 अगर निकालना है तो मैं लिखूंगा A+13D, A+13D, क्योंकि जितनी भी टर्म निकालनी है उससे एक माइनस और उसकी डी के साथ मल्टीप्लाई। अब जैसे अब मेरे को ये 14 अगर डिजिट में निकालना, क्या टर्म होगी इस एपी में मेरी, अगर मैं 14 नंबर पे जाऊंगा
जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड और फोर्थ है, डॉट डॉट आगे मैं 14 अगर नंबर पे जाऊंगा तो वहां पे क्या होगा, मैं ऐसे काउंट तो नहीं कर सकता ना लगातार, तो उसके लिए हम इन फॉर्मूले का यूज करते हैं। अब जैसे 14 टर्म निकालनी है तो इसको हमें A14 से डिनोट करेंगे, तो फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तब A1 है हमारा, इसको A से भी डिनोट करते हैं और A1 से भी डिनोट करते हैं। इसको 5 लिखेंगे प्लस 14 निकालना तो उससे 1 कम 13 इंटू डी, डी कितना हमारा डी निकाला हुआ 5, तो पहले मल्टीप्लाई बोर्ड मास के नियम के अनुसार 13 इंटू 5 ये हो गया 65 और 5 ऐड कर देंगे, 65 और 5 ये हो गया 70। तो जो A14 टर्म है हमारी वो 70 है। अगर हम ऐसे जाके आगे 1 बाय 1 काउंट करेंगे तो अगर हमारी 14 टर्म पे क्या आएगा 70 आएगा। तो यहाँ तक था कल का जो बेसिक सिखाया था वो एपी का बेसिक। ये ज्यादा बड़ा चैप्टर लेंथी चैप्टर है नहीं, ये पेपर में अक्सर अच्छे मार्क्स देके जाता है। ये लो चैप्टर्स में आता है, जो 10th का सिलेबस है हमारा उसके जो मिनिमम चैप्टर है, मतलब जिनका ज्यादा बजट नहीं है, ये 5 से 6 नंबर में आपको पेपर में मिलेगा। पर ये क्या होता है कि इसमें ये होता है कि जो हमारे 5 से 6 नंबर है वो कंफर्म हो जाते हैं। आसान चैप्टर है, 1 या 2 वीडियो में इसको कंप्लीट कर देंगे आज। आगे देखो, अब जैसे आगे ए आ गया हमारे पास, डी आ गया, इसी एपी को कंटिन्यू रखे हमने। अगर हमारे को डॉट डॉट ऐसे एक 16 दे दिया लास्ट, 60 दे दिया लास्ट में, 60 देने के बाद वो पूछ रहा है कि इस एपी में जो 60 है वो किस नंबर पे आएगा, किस नंबर पे आएगा, ये हमारे को निकालना है। इसके लिए कल एक छोटा सा फार्मूला लिखवाया था, जैसे ए, अगर हमारे को पता नहीं है कि ये टर्म किस नंबर पे है तो हम उसकी जगह एन डिनोट करते हैं। जैसे मैं इसको लिखूंगा एन। एन क्यों लिखा मैंने, क्योंकि मेरे को पता नहीं है। एन मीन्स यहाँ पे नेचुरल नंबर होता है, नेचुरल नंबर मीन्स काउंटिंग नंबर। 1 से लेके कुछ भी हो सकता है, एन की वैल्यू 1 से लेके अप टू इंफिनिटी कुछ भी हो सकती है। बट जो एन की वैल्यू है ना तो कभी भी पॉइंट में होगी, क्योंकि जो टर्म्स है हम यही कह सकते हैं, फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म, थर्ड टर्म। हम ये तो नहीं बोल सकते कि 2.5 फिफ्थ टर्म, ये वैलिड नहीं है इस पे। इसलिए जो n की वैल्यू होगी वो हमेशा नेचुरल नंबर होगी। नेचुरल नंबर मीन्स जो हमारी गिनती है वो उनमें से होगी, 1 से लेके 100 तक होगी। 0 भी नहीं होगा इसमें, क्योंकि 0 नेचुरल नंबर में नहीं आती है। तो अब मैंने मान लिया कि जो हमारी 60 टर्म है ये हमारी an टर्म है, क्योंकि n की वैल्यू मेरे पास पता नहीं है। अगर हमारे को निकालनी होती कुछ भी टर्म, मेरे को अब n टर्म निकालनी है तो क्या लिखेंगे, a प्लस, अब मेरे को बताया गया था कि जितनी भी टर्म निकालनी है उससे से 1 माइनस करेंगे, तो n माइनस 1, और उसको क्या करते थे हम, d से डिवाइड कर मल्टीप्लाई करते थे, और इज इक्वल टू जो हमारी टर्म आती थी उसके टर्म के इक्वल लिखते थे। अब हमारे को टर्म तो दी हुई है बट n की वैल्यू नहीं है, तो यहाँ पे हम टर्म की वैल्यू an डिनोट कर देंगे 60 लिख देंगे, जो कि हमारे को दी हुई है क्वेश्चन में। अब यहाँ पे निकाल लेंगे, अगर यहाँ पे हमारे पास a भी है, p में a फर्स्ट टर्म होती है 5, d भी हम निकाल सकते हैं सेकंड में से फर्स्ट माइनस करके। तो a जो मैंने लिखा वो हो गया 5 हमारा, a कितना हो गया 5, d निकाला 10 माइनस 5, 10 माइनस 5, तो d की वैल्यू हमारी आ गई 5, a भी 5, d भी 5। अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और आगे इसको सोल्व करेंगे। a की वैल्यू 5 पुट की, n की वैल्यू हमको निकालनी है, d भी 5 है, इज इक्वल टू 60, जो कि हमारे को दिया हुआ है, क्योंकि हमें निकालना है कि जो 60 है वो किस नंबर पे आएगा। तो सोल्व करेंगे इक्वेशन को, ये यहाँ पे प्लस में है तो उस साइड जाके माइनस में हो जाएगा, तो n माइनस 1 इंटू डी 5, 60 माइनस 5, क्योंकि यहाँ पे प्लस में था तो उस साइड ब्रैकेट है, ये जो इक्वल का साइन होता है, अगर यहाँ पे माइनस है तो उस साइड जाके प्लस होता है, यहाँ पे प्लस हो तो उस साइड जाके माइनस होता है। तो अब 60 में से 5 माइनस करेंगे तो 55 बच जाएगा, 5 इंटू n माइनस 1। अब ये 5 को उस साइड लेके जाएंगे, 5 यहाँ पे मल्टीप्लाई में है तो उस साइड जाके डिवाइड में हो जाएगा 5, तो यहाँ से इसको हटा के मैं यहाँ पे डिवाइड में लिख दे रहा हूँ। तो
55 को 5 से डिवाइड करेंगे तो 11 आंसर आया हमारा। n-1 इज इक्वल टू 11। अब हमारे पास सिर्फ ये बच्चा n-1। अगर n की वैल्यू निकालनी है हमारे को तो n इज इक्वल टू ये -1 उस साइड जाके प्लस का 11 में 1 प्लस करेंगे तो 12। क्या आएगा 12। तो जो इस 12 का मतलब क्या है कि जो हमारे 60 है वो कितने नंबर पे है 12 नंबर पे। कितने नंबर पे 12। तो ये एक क्वेश्चन था एपी के फर्स्ट दो एक्सरसाइज है जो 5.1 एंड 5.2 एनसीईआरटी मैथमेटिक्स 10th वो इसी पे बेस है। अब इससे मैं कुछ क्वेश्चन उठाऊंगा और फिर हम आगे जो थर्ड एक्सरसाइज है उस पे आगे बढ़ेंगे। तो मैं इसके लिए बुक की हेल्प लूंगा क्योंकि क्वेश्चन जो आएंगे वो बुक से आएंगे, इसलिए पिक कर रहा हूँ मैं बुक से क्वेश्चन पिक कर रहा हूँ। मेरे को एक क्वेश्चन दिया हुआ है, एक एपी में एपी है 50 टर्म्स की, जो एक एपी है उसमें टोटल टर्म है जो 50, यानी कि हमारे को एन की वैल्यू दे दी। जो एन की वैल्यू कितनी दे दी 50। जितनी टर्म होती है एन की वैल्यू उतनी होती है। अब और क्या दिया इसके आगे A3, यानी कि थर्ड टर्म दी हुई है मेरे को 12। थर्ड टर्म दे दी 12। उसके बाद क्या कहा लास्ट टर्म। लास्ट टर्म को दो वर्ड से डिनोट करते हैं, AN या L से भी डिनोट करते हैं। तो AN या L दे दिया 106 जो कि लास्ट टर्म दे रखी है हमारे को। और इसमें हमारे से क्वेश्चन पूछा है A29 निकालना हमारे को। A29 जो टर्म है वो निकालनी है। तो इसको हम सोल्व करेंगे। कैसे सोल्व करेंगे तो जो हम कर सकते हैं वो करेंगे, पहले ज्यादा कुछ हमको करना नहीं है। अब हमारे को पता है कि इस एपी में टोटल 50 टर्म है, मतलब कि जो लास्ट टर्म होगी वो 50 टर्म होगी। तो हम इसकी जगह लास्ट टर्म है हम इसको ये 50 लिख सकते हैं। क्यों लिख सकते हैं क्योंकि जो ये 106 है ये लास्ट टर्म है और टोटल जो टर्म है हमारी एपी में कितनी है 50 टर्म। तो जो 50 टर्म है वो लास्ट टर्म हो जाएगी ऑटोमेटिकली। तो अब ये दो चीजें हमारे को दी हुई है A3 और A50। तो हम इसको एक्सपेंड करके फैला आगे लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, A से 3 को हम लिखते हैं A प्लस 2D। क्या लिख सकते हैं A प्लस 2D इज इक्वल टू 12। अब A50 को क्या लिखेंगे A प्लस 49D इज इक्वल टू 106। तो कल ये इक्वेशन सोल्व करनी थोड़ी सी बताई थी। ये चैप्टर नंबर 3 का वैसे तो पार्ट है बट इसमें आता है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमारे को क्या करना है, इसके लिए हमारे जो दो इक्वेशंस है ये फर्स्ट इक्वेशन है और ये सेकंड इक्वेशन। इसमें क्या होना चाहिए कि जो एक इसमें दो वेरिएबल्स होते हैं, जो ये हमारे अल्फाबेट्स होते हैं हम इनको वेरिएबल्स बोलते हैं। जो भी वेरिएबल्स है जैसे D वेरिएबल है A वेरिएबल है, पहले तो दोनों जो इक्वेशंस है उनमें वेरिएबल इक्वल होने चाहिए। इक्वल मतलब अगर यहाँ पे A है तो इसमें भी A होना चाहिए, यहाँ पे D है तो इसमें भी D होना चाहिए। तो अब ये वेरिएबल इक्वल है तो क्या करना है कि जो A या D में से किसी भी एक का वेरिएबल इक्वल करना है। इक्वल मतलब जैसे यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है तो ये 1 टर्म है तो यहाँ पे भी 1 टर्म है, इसको इक्वल पहले से इक्वल है। अगर इक्वल नहीं होता तो सॉरी फ्रेंड्स तो इसको हम इक्वल करते हैं अगर, बट ये एपी में ऑलरेडी इक्वल मिलता है क्योंकि जो भी टर्म हम लिखेंगे वो A प्लस में लिखी जाएगी। तो ये पहले से इक्वल है तो अब इसको सिर्फ सोल्व करना है। अब इनके साइन चेंज करनी है। अगर पहले से ही चेंज है, अगर बाई चांस अगर ये A माइनस का होता तो हमारे को कुछ करना ही नहीं था। अब ये दोनों पॉजिटिव है तो हमारे को ये रिड्यूस करने एक दूसरे से, तो एक साइन को नेगेटिव करेंगे। अब नेगेटिव करने के लिए क्या करेंगे, इस पूरी इक्वेशन से माइनस कॉमन लेंगे। माइनस क्या करता है कि जो इनका साइन है उनको चेंज कर देता है। अब यहाँ पे प्लस का साइन है तो माइनस का साइन लगा देंगे, यहाँ पे भी माइनस यहाँ पे भी माइनस। अगर कोई इसमें से माइनस का होता तो चेंज हो जाता, यानी कि वो प्लस का हो जाता। तो अब नीचे वाले में सभी माइनस, ऊपर वाले में सभी प्लस। तो अब ये माइनस से प्लस कैंसिल हो जाएगा। ये हमारे पास 49D है माइनस के, बट यहाँ पे 2D, ये प्लस ये माइनस तो माइनस होगा। प्लस माइनस माइनस, बड़े में से छोटा घटता हमेशा।
49 में से 2 माइनस करेंगे तो 47, साथ में डी भी है। बट ये क्या है कि माइनस वाला बड़ा था तो माइनस का साइन लगाएंगे, इक्वल टू ये 106 में से 12 माइनस करेंगे तो कितना बचेगा, ये बच जाएगा 94 माइनस का क्यों बचेगा, क्योंकि ये माइनस वाला बड़ा है। अब दोनों साइड माइनस है तो माइनस से माइनस कैंसिल हो गई। अब यहाँ से डी की वैल्यू निकालेंगे 94, ये जो 47 है डी के साथ मल्टीप्लाई में उस साइड लेके जाएंगे क्योंकि हमारे को डी की वैल्यू चाहिए, तो ये डिवाइड में आ जाएगा। ये डिवाइड में आने के बाद 94 को 47 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर आ गया 2। तो जो हमारी डी की वैल्यू कितनी आ गई, 2। डी की वैल्यू आ गई हमारे को, तो A29 निकालना है। हमको पता है कि A29 कैसे लिखते हैं, A+28D, A+28D। अब हमारे पास D की वैल्यू तो है, हमारे को A की भी वैल्यू चाहिए। A की वैल्यू कहाँ से निकलेगी, A की वैल्यू निकलेगी इन इक्वेशन से, क्योंकि हमारे पास ये इक्वेशन है दी हुई है, इसमें A भी है और D भी है, A और D है। अब हमारे पास D की वैल्यू है तो हम A की वैल्यू निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, इस इक्वेशन में D की वैल्यू हम पुट करेंगे। जैसे इक्वेशन है A+2D इज इक्वल टू 12, A+2D इज इक्वल टू 12। तो यहाँ पे हम D की वैल्यू पुट करेंगे, A+2 इंटू ये मल्टीप्लाई में D की वैल्यू आई 2 इज इक्वल टू 12, तो 2 2 जा 4 इज इक्वल टू 12 और प्लस में A। अब ये 4 यहाँ पे प्लस में तो उस साइड जाके माइनस का हो जाएगा, A इज इक्वल टू 12 माइनस 4 इज इक्वल टू 8। तो A भी आ गया और D भी आ गया। A और D आने के बाद हमारी सारी इच्छाएं पूरी हो सकती हैं। A और D ये ऐसी चीजें हैं, ये अगर हमारे को मिल जाती है तो ये मान लो AP चैप्टर में हमको संजीवनी मिल गई। ये संजीवनी बूटी का काम करती है जिससे हम कुछ भी कर सकते हैं। अब हमारे को A29 निकलवाए या 92 निकलवाए उससे कोई मतलब नहीं है, क्योंकि A और D आने के बाद हम अमर हो जाते हैं। A और D आने के बाद कुछ भी हमें निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे, A और D की वैल्यू पुट करेंगे। A की वैल्यू आई हमारे पास 8 प्लस 28 इंटू D है हमारा 2, ये हो जाएगा 28 इंटू 2 इज इक्वल टू 56 प्लस 8, सोल्व करेंगे तो 64। जो हमारी टर्म आई A29 वो कितनी आ गई, 64। ये था कल तक का जो हमने कर चुके थे। अब आगे थोड़ा करेंगे, आप इस पे प्रैक्टिस करोगे तो जैसे प्रैक्टिस क्या, एक प्रैक्टिस ऐसी चीज है जो आदमी को परफेक्ट बनाती है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी नहीं है। प्रैक्टिस ही ऐसी चीज है जो हमारे को जीरो से हीरो बना सकती है। प्रैक्टिस के बिना कुछ भी काम नहीं हो सकता। प्रैक्टिस मेक ए मैन परफेक्ट, ये बात ऐसे ही नहीं कही गई, ये 100% ट्रूथ है। इसमें कोई झूठ नहीं है कि प्रैक्टिस है जो, वो प्रैक्टिस के बिना हम कुछ भी नहीं है, ना आप ना मैं ना और कोई। जो प्रैक्टिस करेगा वही। अब प्रैक्टिस करोगे तो प्रॉब्लम्स आएंगी, प्रॉब्लम्स के लिए हम हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है तो मैंने अपना नंबर प्रोवाइड करवा रखा है आपको, एक बार फिर से मैं बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ अपना नंबर। इस पे आप कॉल या SMS कुछ भी करके किसी भी टाइम पे पूछ सकते हो, आपको जल्द से जल्द सॉल्यूशन हमारी टीम प्रोवाइड करवाएगी। ये नंबर है 77, सॉरी फ्रेंड्स मार्कर चेंज करना पड़ेगा। हाँ तो नंबर है जो है ये मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा, 7777055707। इस नंबर पे आप बिना झिझक कॉल कर सकते किसी भी टाइम, लेट नाइट, सुबह, मॉर्निंग, इवनिंग, दोपहर में, किसी भी टाइम आप इस पे कॉल करके अपनी कोई भी प्रॉब्लम हो, कोशिश ये रहेगी कि किसी भी सब्जेक्ट की प्रॉब्लम को हम सोल्व करवाएं। क्योंकि हमारे पास सिर्फ एक ही चीज है कि जो बच्चे हैं हमारे वो पढ़े, अच्छे से पढ़े, आगे बढ़े और हमारे रिजल्ट्स हमारे को अच्छे रिजल्ट्स ला के दे, ताकि उनका भी भविष्य अच्छा सिक्योर हो और हमारा भी। तो आगे अब देखते हैं। अब AP में एक नया मोड आएगा, नई चीज आएगी। नई चीज क्या होती है कि AP में सम पूछता है। सम क्या होता है कि एडिशन, कि जैसे एक टर्म देगा 2 4 6 8
10 डॉट डॉट डॉट। ये हमारे को एक एपी दे दी और आगे जाके ये क्या बोलेगा कि इसकी जो 12th टर्म है ना उस तक इसका सम निकाल लो, सारा सम। अब हमारे पास दो तरीके हैं, एक तो हम इनको लिखने बैठ जाएं, 12th टर्म तक लिखेंगे तो और फिर उसको ऐड करेंगे। अगर ये तो 12th टर्म, अगर उसने पूछ लिया 68 टर्म, ऐसे लिखते लिखते ही बूढ़े हो जाएंगे, तो कैसे करेंगे इसको। ये दूसरा तरीका जो सॉलिड तरीका है इसमें एपी में यूज होता है, उसके लिए इसके लिए एक फॉर्मूला होता है सम ऑफ एन टर्म। एन मतलब जितना भी पूछ रखा है, जैसे यहाँ पे इसने पूछ रखा है 12th टर्म, जितनी भी एन की वैल्यू होगी 12th टर्म तक हम एन की वैल्यू वही होगी जितनी टर्म तक इसको पूछेगा एन। तो इसका फॉर्मूला है एन बाई में 2 इंटू 2a, मतलब कि जो हमारी ए की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई करना है, प्लस n-1 इंटू डी, n-1 इंटू डी, n बाई 2 इज इंटू 2a प्लस n-1 इंटू डी। अब कैसे वर्क करेगा ये, जैसे इसने निकलवाया इसे पी की 12th टर्म तक सम निकालो। कैसे निकालेंगे, 12th यानी कि जो हमारे को 12th टर्म पूछ रखी, यानी ये उसने हमारे को n की वैल्यू दे दी, n की वैल्यू दे दी 12। तो फॉर्मूले में हमारे को क्या क्या चाहिए, एक तो n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। अगर ए पी दी हुई है a और d तो हमारे को वैसे ही मिल जाएगा। फर्स्ट टर्म a और d कैसे निकालते हैं, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म, दूसरी टर्म में से पहली टर्म अगर हम माइनस करेंगे तो हमारे पास a आ जाएगा। a भी क्या है और d भी 2। तो अब फॉर्मूले में वैल्यू पुट करेंगे, n की वैल्यू होगी 12 बाई 2, 2a यानी कि 2 है जो 2 की वैल्यू उसको 2 से मल्टीप्लाई, प्लस n-1, n की वैल्यू 12 माइनस 1 इंटू डी, डी क्या है 2 है, इसको सोल्व करेंगे। ये डिवाइड में, तो डिवाइड करने के बाद 12 को 2 से डिवाइड किया तो 6 आंसर आया। ये क्या आ जाएगा 2 इंटू 2 4, प्लस ये हो जाएगा 12 माइनस 1 11 इंटू 2, 12 11 इंटू 2, ये हो जाएगा 11 2 जा 22 प्लस 4, ब्रैकेट से आया हमारा बाहर 12 प्लस ये 22 प्लस 4, ये आ जाएगा, और इसके बाहर 6 भी है। तो क्या आंसर आया 4 प्लस 22 26 और मल्टीप्लाई 6, 26 की 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 6 6 जा 36, कैरी आ 3, 6 2 जा 12 और 3 50। तो हमारा जो फाइनल आंसर आया वो क्या आया 156। 156 क्या है कि जो हम इसकी 12 टर्मों तक लिख के अगर उनको ऐड करेंगे तो कितना आंसर आएगा 156। तो ये सम था। एक बार कुछ इसमें और भी कुछ चीजें दे देता है, जैसे इसको आप, ये फॉर्मूला ज्यादा यूज होता है दूसरे फॉर्मूले के बजाय। क्या देता है उस पे कुछ वर्क, एक थोड़ा डिफरेंस है, इससे ज्यादा कुछ इससे अलग चीज वो नहीं है। तो उस पे भी हम देखते हैं कैसे वो वर्क करता है। ये मैं होप करता हूँ कि आपने उतार लिया होगा कॉपी में, नहीं तो पोज करके वीडियो आप इसको कॉपी में नोट कर सकते हैं। ये एपी का ये मान लो ब्रह्मास्त्र है। ब्रह्मास्त्र मतलब कि सबसे तगड़ा अस्त्र है, क्योंकि एपी में दो ही चीज है, एक तो सम और एक ये टर्म निकलवाएगा कौन सी वाली टर्म, वो आसान है। अगर ज्यादा नंबर में क्वेश्चन आएगा तो ज्यादा प्रोबेबिलिटी क्या होती है कि वो इसी पे आए, सम पे आए। तो इसको सीखना बहुत ही जरूरी है। अगर ये नहीं आया तो एपी नहीं आएगी, क्योंकि जो 5.3 अगर एक्सरसाइज है वो पूरी इसी पे बेस है। अगर ये नहीं आएगा तो एक्सरसाइज आपको नहीं आएगी। तो कोशिश ये करना इसको अच्छे से सीख के इसकी प्रैक्टिस करें। तो अब मैं आगे बढ़ता हूँ।
जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 8 3 -2। ये एग्जाम्पल नंबर 11 है। डॉट 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 और ये बोल रखा है कि इसकी 22 टर्म तक इसका जो सम है वो हमारे को निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभी फार्मूला बताया था। तो क्या फार्मूला था, n/2 इंटू 2a प्लस n-1 इंटू d। ये हमारा फार्मूला है निकालने का। ब्रह्मस्तर जिसको मैं बोल रहा हूँ ये है ब्रह्मस्तर। ब्रह्मा का स्तर है शिव जी के त्रिशूल जितना ताकतवर है। शिव जी का त्रिशूल और ब्रह्मा का स्तर, इस चैप्टर में दो ही चीज है, एक शिव जी का त्रिशूल, एक ब्रह्मा का स्तर। अगर ये चीज समझ में आ गई तो एपी में आपको कोई नहीं रोक सकता, ये मेरी गारंटी। इसको ध्यान से सुनो। अब इसमें n की वैल्यू क्या होगी, जितनी टर्म तक हमारे को सम निकलवा रहा है उतनी टर्म जो टर्म की वैल्यू दी हुई है वही हमारे लिए किसका काम करती है, वो n का काम करती है। तो n की वैल्यू होगी 22/2 n/2 इंटू 2a। a क्या होता है, फर्स्ट टर्म है 8, तो 2 इंटू 8 हो जाएगा प्लस n कितना है 22 -1। अब d निकालना मैंने आपको सिखाया हुआ है। दूसरी टर्म में से पहली टर्म माइनस करेंगे तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 -8 कितना हो जाएगा, बड़े में से छोटा घटाएंगे 5। अब बड़े वाला माइनस का तो माइनस का साइन लगाएंगे, तो जो d की वैल्यू कितनी आई -5। तो अब इसको सोल्व करेंगे तो हमारे पास जो क्या आ जाएगा, जो 22 टर्मों तक का जो क्या है सम इसके हमारे पास आ जाए। इसको काटा तो आया 11, रिड्यूस करने के बाद आया 11। 2 8 जा 16 प्लस 22 में से गया 21 और इंटू -5 ब्रैकेट ऑफ। तो इसको पहले मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 105 माइनस का, क्योंकि माइनस है ना यहाँ पे, और 16 में से ये 105 से अगर 16 हम माइनस करेंगे, 15 माइनस करते तो हमारे पास 90 बचता। करना कितना है 16, तो एक और कम बचेगा, कितना बचेगा 89। कितना बचेगा 89 और मल्टीप्लाई में हमारा क्या है 11। ये जो 89 हमारा ये माइनस का है, तो अब मल्टीप्लाई जो भी आएगी वो हमारी माइनस की आएगी। तो मल्टीप्लाई करते हैं, 11 9 जा 99 कैरी 9 आया, 8 जा 88 और 9 88 में 9 ऐड करेंगे तो 97। तो जो हमारा सम क्या आया 979। क्या हमारा आंसर है 979 माइनस का। तो ये थोड़ा सा आज इसका पोर्शन मैंने करवाया है। अब कल मैं कोशिश करूँगा इस चैप्टर को कंप्लीट करवा दूँ। अब थोड़ी सी बातें वैसे कर लेते हैं कि हमारे पास दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ें क्या होती हैं कि हमारे पास एक तो होती है समस्या प्रॉब्लम, एक होती है अपॉर्चुनिटी मतलब कि अवसर। अब जो भी वर्क कर रहे हैं हम, समस्या और अवसर में बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। हमारे को जो हमारे पास प्रॉब्लम है उसी को हमारे को अपॉर्चुनिटी बनाना होता है। अब अगर एक तो हमारे पास समस्या, दूसरा है अवसर। अगर हम समस्या पे काम नहीं करेंगे तो वो हमारे लिए बहुत ही खतरनाक चीज बन जाएगी। अगर हम समस्या को समझ लिया और उसका हमने सॉल्यूशन निकाल लिया तो हमारे लिए एक अवसर बन जाता है। कोई भी सिंपली अगर सिचुएशंस है उनमें कोई भी हीरो नहीं बन सकता। हीरो वही बनता है कि जो समस्या से जूझ के उसको सोल्व करके अपना टैलेंट दिखा के वहां से निकलता, वही हीरो बनता है। अब जैसे लॉकडाउन लगा हुआ है,
इसमें बहुत से बच्चे ऐसे हैं उनके सामने समस्या है कि पढ़े कहाँ से, करे क्यों, अभी स्कूल खुल नहीं रहे, उनके लिए समस्या है। और बाकी बच्चों के लिए जिन्होंने पढ़ना उनके लिए अवसर है। अवसर कैसे? उनके पास टाइम है, इनफ टाइम है, इतना टाइम है कि वो कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम समस्या के साथ ही जकड़े रहेंगे तो हम पीछे रह जाएंगे। क्यों पीछे रह जाएंगे? अगर इस टाइम पे दो टाइप के बच्चे, एक टाइप के फर्स्ट टाइप में आते हैं जो बच्चे इस समस्या को अवसर बना रहे, समस्या को जो अवसर बना गया वो जिंदगी में कभी हार नहीं मानेगा, वो कभी जिंदगी में पीछे नहीं रह सकता। अब मेरे पास समस्या आई कुछ भी, मैंने उसका सॉल्यूशन निकाल के मैं उससे आगे बढ़ गया तो वो समस्या न रह गई, मेरे लिए एक अवसर हो गया, अपॉर्चुनिटी होगी, जिससे उसका मुझे फ्यूचर में इतना ज़्यादा बेनिफिट होगा जिसकी मैं काउंट नहीं कर सकता। उसके लिए कोई वैल्यू नहीं है मेरे पास जितना ज़्यादा बेनिफिट होगा। अभी जो बच्चे समस्या के साथ चिपके बैठे हैं कि मैं नहीं, अभी स्कूल नहीं खुल रहे, स्कूल में जाऊंगा तब पढ़ूंगा, कि टीचर्स नहीं है, स्कूल में जाने के बाद पेपर तो होंगे ही नहीं, अब क्या करें पढ़ के, पढ़ने का कोई फायदा नहीं है, ये सब बकवास बातें हैं। अब जो बच्चा पढ़ेगा मैं उसकी गारंटी लेता हूँ कि जो बच्चा अब लॉकडाउन में पढ़ रहा है, समस्या के टाइम पे पढ़ रहा है, वो इसको अवसर बनाएगा। और जो बच्चे और बच्चे हैं उनसे वो 50% ज़्यादा होगा, ये मेरी गारंटीड है। ये बात गारंटी है कि अब जो समस्या को अवसर बनाएगा वो अन्य बच्चों से 50% आगे होगा। दो चीज़ें होती हैं, या तो मान लो या ठान लो। मानना मतलब कि या तो आप हार मान लो, ठाना मतलब कि ये ठान लो कि मैं जीत के रहूँगा। मेरे को अपना एक टारगेट सेट करो जिस पे अपने फोकस डालो, कि फोकस ये कि मेरे को अचीवमेंट, कुछ अचीवमेंट होनी चाहिए ज़िंदगी में। अगर अचीवमेंट्स नहीं है तो कुछ लाइफ जीने का फ़ायदा ही क्या है। अब हम ये मान के चले कि पास तो सभी ना होते, जो ज़्यादा नंबर लेता उसने क्या कर लिया। अगर ये सोच हमारी है तो हमारे को कोई आगे नहीं निकाल सकता। अगर हमारे को आगे निकलना है तो औरों से डिफरेंट सोचना पड़ेगा। अभी पूरे वर्ल्ड में देखें तो 700 करोड़ के आसपास जनसंख्या है, उनमें से इंडिया की जनसंख्या 132 करोड़ के आसपास है, अभी तो और भी बढ़ जाएगी आगे। हम उन 132 करोड़ से अगर कुछ अलग कर सकते तो ही हम उनसे अलग कुछ मिल सकता है। अगर हमारे को अगर हम भी वही कर रहे हैं कि और जो 132 करोड़ कर रहे हैं तो हमको भी वही मिलेगा जो औरों को मिल रहा है, जो कि वो वैल्यू जो हमारे को मिलेगा वो वैल्यू है 0। अगर इस टाइम पे अगर हम प्रॉब्लम में भी काम कर रहे हैं तो जब प्रॉब्लम खत्म होगी, जैसे ही लॉकडाउन खत्म होगा, अब की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है लॉकडाउन। लॉकडाउन में बच्चों का इतना लॉस हुआ है कि जो पढ़ने की आदत थी वो ऐसे बिखर गई है कि मानो उसकी हम कंपैरिजन ही नहीं कर सकते किस लेवल तक का बच्चों को नुकसान हुआ है। अगर ये नुकसान की कवरेज करनी है तो लॉकडाउन में पढ़ना पड़ेगा। अगर पढ़ोगे नहीं तो आगे नहीं बढ़ सकते, ये गारंटीड। अगर अब मान लो अगर जनवरी तक लॉकडाउन रहा तो तब जाके आप 3 मंथ में क्या करोगे, क्योंकि पेपर होने ये कन्फर्म है। इस बार की तरह नहीं होगा कि आपको प्रमोट कर दिया जाएगा, अगली बार पेपर कन्फर्म है। तो अगर आप इस टाइम पे पढ़ रहे हो तो ही आप अच्छे नंबर अचीव कर पाओगे, अदरवाइज आपका कोई अच्छे नंबर लेने का आपका हक भी नहीं बनता अगर आप इस टाइम पे नहीं पढ़ रहे, क्योंकि आप उन बच्चों की फिर उनसे कंपैरिजन नहीं कर सकते जो अब के टाइम पे अगर जो मस्ती कर रहा है एक बच्चा खेल रहा है तो उसका कंपैरिजन कभी हो ही नहीं सकता, क्योंकि जो बच्चा पढ़ रहा है उसने समस्या को अपनी को अवसर बना लिया, अपॉर्चुनिटी बना ली है और उसकी लाइफ में कुछ ना कुछ अचीवमेंट जरूर हो। अब 2 बच्चे हैं, एक बहाना बनाता है और दूसरा अपना अवसर बनाता है। बहाने को छोड़ो, काम करो, अच्छी तरह से पढ़ो और हम आपको चीज़ें तो प्रोवाइड करवा ही रहे हैं और आगे भी जारी रहेगा। आपके सामने प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम सबके सामने है। हाँ, देखना ये है कौन उस प्रॉब्लम से आगे निकलता है और कौन उसी प्रॉब्लम में फंस जाता है। और ज़्यादा न कहते हुए मैं अपनी बात को यहीं पे ख़त्म करूँगा। धन्यवाद। और एक बात आखिरी मैसेज ये कि घर पे रहो, स्वस्थ रहो। धन्यवाद।